मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है करवाई जा रही है। आपकी परीक्षा जो है वो 8 फरवरी को जो है कंडक्ट होगी। अब बात करें तो सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है कल की डेट में, जिसमें क्या कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल आपको बता दें कि उन सब अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने लास्ट डेट में या कहें 17 या 18 दिसंबर तक जो है अपना फॉर्म सबमिशन नहीं कर पाए थे। उनकी संख्या लगभग 1 लाख प्लस है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार फिर से यहाँ पे मौका मिल गया है कि आप जो है अपना फॉर्म जो है सबमिशन कर पाएंगे। उसके लिए 27 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक जो है फिर से जो साइट है वो रीओपन होगी और वहाँ से जो है आप ऑनलाइन जो है अपना फॉर्म सबमिशन जो है वो कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है बिल्कुल नहीं है। पहला, पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना। दूसरा, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना। तीसरा, कि विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना। चौथा, कि व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। तो भाषा शिक्षण बच्चों में संप्रेषण कुशलता तथा मौलिकता को विकसित कर उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाने से संबंधित होता है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का जो है वो विकास करना। बिल्कुल अगर बात करें तो भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य हैं, उसको जान लीजिए कि बच्चे जो हैं मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ सकें, बच्चे लिखित या छपी सामग्री को पढ़ और समझ सकें, बच्चे पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर जो है विकास कर सकें और बिल्कुल बच्चों में संप्रेषण कुशलता का जो है विकास हो सके, बच्चे विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जो है वो जान सकें, बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में जो है वो सफल हो सकें। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट जवाब भैया ऑप्शन नंबर 4 होगा कि व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना ये बिल्कुल भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को रटाना है, धमकाना है, उनको डराना है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे जो है वो आने वाला है। बिल्कुल अगला प्रश्न है और यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में कहानियां होती हैं। पहला, कि मनोरंजन का साधन है, पाठ पुस्तकों का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे कहानियों की तो हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानियों का भी जो है जन्म होता है और कहानियां कहना तथा सुनना मानव का एक आदिम स्वभाव जो है बन गया है। तो इस कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियां जो है पाई जाती हैं और भाषा की कक्षा में कहानियां भाषाई संरचना और चिंतन का जो है विकास करती हैं। बिल्कुल भाषा की कक्षा में कहानियां सुनने का उद्देश्य होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का जो है विकास करना और शिक्षार्थियों को एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण जो है प्रदान करना और यह दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को जो है वो बढ़ाता है। तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं जो है वो लिए होती। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मौन पठन का लाभ क्या है। पहला, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है। तो यह लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कहा जाता है। बिल्कुल कोई अगर लिखित भाषा है उसको पढ़ने की प्रक्रिया को ही जो है पठन कौशल कहा जाता है। जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझने को पठन कौशल जो है वो कहा जाता है। तो मौन पठन की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार होता है जिसमें लिखित सामग्री के लिए बिल्कुल जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना जो है वो शामिल होता है। तो ये इसके लाभ क्या है कि वाचन की गति, बिल्कुल इससे क्या होता है कि वाचन की जो गति है, वाचन की गति का जो है विकास होता है। नेत्र और मस्तिष्क दोनों ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, कहें तो दोनों ही सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल अर्थ ग्रहण के कौशल का जो है विकास होता है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में जो है बिल्कुल सहायक होता है। तो मौन पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है उसका विकास होता है। ये राइट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का,
पाठ्य पुस्तकों का या समाज का। तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि होती है या वह प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग मनुष्य जो है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। तो यह बच्चों में दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को जो है सुनिश्चित करता है। भाषा अर्जित संपत्ति एवं एक सामाजिक वस्तु होती है। बिल्कुल अगर बात करें तो वाइगोस्की जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में भाषा विकास के सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य को जो है प्रस्तुत किया था और उन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया पे जो है वो बल दिया था। उनका कहना था कि बच्चा जो है जितना ज़्यादा समाज में रहेगा या दूसरों से मिलेगा जुलेगा उतना ही उसका जो है विकास जो है भाषाई विकास वो अच्छे तरीके से होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा के विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो बिल्कुल वही चीज है कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। भाषा एक तरीके से औजार होती है या एक तरीके से कहें हथियार है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए करता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों में भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। और इससे होगा क्या कि भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों में उच्च स्तर के भाषाई कौशलों को विस्तार देते हुए उन्हें भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करने योग्य जो है उनको बनाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जो है जानकारी देना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उनका क्या करना विश्लेषण करना जो है शामिल होता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता जो है लाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन करने का मुख्य कारण होता है कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को जो है रोचक बनाता है, प्रभावशाली और अस्थायी बनाने में, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और जोश को जगाने के लिए। बिल्कुल जिससे कक्षा का माहौल जो है जीवंत रहता है और सीखने की प्रक्रिया में जो है वो तेजी आती है। तो बिल्कुल अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रुचि और उत्साह को जो है बढ़ाना। खेल बच्चों को भाषा सीखने के लिए जो है प्रेरित करता है और उनमें जो है उत्साह बनाए रखता है और खेल खेल में सीखने से शिक्षण अधिक प्रभावशाली और अस्थायी जो है बना रहता है। रोचकता और जोश जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधि है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने तथा सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सभी क्या होते हैं भाषा सीखने तथा सिखाने के तरीके या आकलन तरीके के होते हैं। और आकलन कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की गतिविधियों के ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से संबंधित होता है। आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रक्रियाएं जो है शामिल होती हैं और यह पाठ के बीच में जो है या कहें तो पाठ के बीच बीच में किया जाता है और तुरंत इसका फीडबैक भी जो है वो मिल जाता है। आकलन का कार्य छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान करता है और इसके द्वारा विद्यार्थियों को यह जानकारी मिलती है, पता चलता है कि उन्हें कहाँ अपने शिक्षण में जो है सुधार करने की आवश्यकता जो है वो है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर जो है वो बल दिया था? कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर या उचित आकलन पर? तो वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक। बिल्कुल अगर वाइगोस्की की बात आ जाती है ना कि इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किया था और एक क्या थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रूसी वैज्ञानिक थे।
ठीक है। इन्होंने भैया सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वाइगोत्स्की ने भाषा विकास की सामाजिक संस्कृति परिपेक्ष पर जो है बल दिया था। और इनका मानना था कि भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को बिल्कुल भी जो है नकारा नहीं जा सकता, अर्थात उन्हें जो है छोड़ के भाषा का विकास जो है वो नहीं हो सकता। बच्चे अपने सामाजिक संस्कृति से जुड़कर चिंतन, व्यवहार और बातचीत के तरीके सीखकर जो है भाषाई विकास जो है करते हैं। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर जो दूसरा था बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित जो है कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत जो है करना चाहिए। तो बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या होती, बिल्कुल बात करें तो जहां अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृति वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो आपकी बहुभाषिक कक्षा कहलाती। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षा प्रक्रिया के दौरान सदैव विद्यार्थियों को अपने मातृभाषा में बोलने का अवसर जो है वो प्रदान करते हैं। बच्चों को उनकी मातृभाषा में कहने और सुनने की पूरी आजादी होती है बहुभाषिक कक्षा में। और बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाता है, बच्चों को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशल का जो है वो विस्तार करती है। तो बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना सबसे उचित विकल्प या सबसे उचित ऑप्शन जो है वो होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में जो है मदद करेगा। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन करना, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन करना, रोल प्ले में भाग लेना, नए एवं अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो अगर हम यहाँ पे मौखिक भाषा की बात करते हैं तो मौखिक भाषा विकास का मतलब होता है जिसके द्वारा व्यक्ति संचार के लिए मौखिक भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता जो है वो हासिल करते हैं और उसे जो है परिष्कृत करते हैं। तो जिसका इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, रोल प्ले। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा कि रोल प्ले में भाग लेना। तो रोल प्ले में छात्रों को कहानी के दृश्यों या पात्रों का अभिनय करना जो है शामिल होता है, जिसमें उन्हें दूसरों के साथ संवाद करने और बातचीत करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो यह अभ्यास छात्रों को खुद अभिव्यक्त करने, उचित भाषा संरचनाओं का उपयोग करने और सार्थक बातचीत और संवाद से संलग्न होने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। तो राइट जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं है। पहला है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उन्हें जो है विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों जो है दोहरा लेना। तो भाषा शिक्षण बच्चों में भाषा में संप्रेषण कुशलता तथा मौलिकता का विकास कर उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में जो है सफल बनाना होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के द्वारा प्राप्त आधारभूत कौशल दूसरे क्षेत्रों के संप्रतियों को समझने में सहायता होते हैं और भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का जो है वो विकास करना शामिल होता है। बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग जो है कर सके, बच्चों को हिंदी के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराया जा सके, बच्चे घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उन्हें जो है विस्तार दे सके, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास जो है वो कर सके। तो बिल्कुल बच्चों को हिंदी के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराया जा सके और सुनी गई बातों का ज्यों त्यों जो दोहरा लेना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यवहारिक नहीं। तो भाषा शिक्षण बिल्कुल भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता यहाँ पे जो है वो होती है। और क्योंकि बहुभाषिकता हमें हर तरह की संवेगात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता जो है वो प्रदान करती है। तो बिल्कुल इसमें होता क्या है कि बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और भारत हमारा एक क्या है, बहुभाषी देश। तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्वाभिमान और संस्कृति एकता को
बनाए रखने के लिए भाषा को त्रिभाषा सूत्र में जो है वो बांधा गया। तो भाषा शिक्षण एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सभी पक्षों का अध्ययन जो है यहाँ पे किया जाता है। तो भाषा शिक्षण का संबंध केवल भाषा सीखने सिखाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसका राष्ट्र, समाज और शिक्षा से भी जो है गहरा संबंध है। तो भाषा शिक्षण के बारे में रविंद्रनाथ ने कहा था कि भाषा शिक्षण के मूल में भाषा व्यवहार और भाषिक कौशल होते हैं। स्वयं भाषा की अपनी संरचना या प्रकृति जो है वो नहीं होती है। तो विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का जो है प्रचार करता है या प्रसार करता है। आगे चलेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? पहला, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा हुआ व्यवहार करेंगे। बालक को अन्य बच्चों की तुलना में भी निम्न स्तर के निष्पादन की छूट दे देंगे। नियमित कक्षा में कार्य पर उसकी जो है मदद करेंगे और उसके साथियों का मदद करने के लिए जो है उसको कहेंगे। उस बालक के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे जो है एक तरीके से कहें कि दृष्टिबाधित बच्चा हो या कोई बच्चा हो, बिल्कुल वहाँ पे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पे बिल्कुल कई प्रकार की जो है सुविधाएं हैं, उसका उपयोग आप जो है कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे कहेंगे उस बच्चे के लिए साथ समान व्यवहार करेंगे और उसे जो है श्रव्य सामग्री के द्वारा चीज़ों को बताने का प्रयास जो है वो करेंगे। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कक्षा का एक छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, एक भाषा के शुद्ध स्वरूपी प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में समरूपित शब्द अर्थ का जो है प्रस्ताव करना चाहिए। भाषा को मिश्रित करने पर जो है डांटना चाहिए। तो भाषा विश्व के साथ संवाद करने का एक साधन होता है। विश्व के आकार को देखते हुए विश्व के अलग अलग भागों में कई सभ्यताएं रहती हैं जिसमें जो है अलग अलग भाषाओं का विकास जो है किया जाता है। तो हालांकि कुछ भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती लग सकती हैं और बिल्कुल आसानी से अनुकूल भी हो जाती हैं, लेकिन कई भाषाएं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं और एक दूसरे से जुड़ना मुश्किल होता है। यह अक्सर ऐसी स्थिति पैदा करता है जहाँ एक विद्यार्थी जो है अक्सर लक्ष्य भाषा और स्थानीय बोली में जो है बदलता रहता है। ऐसी स्थितियां उन विद्यालयों में काफी आम है जहां छात्र विविध पृष्ठभूमि से जो है वो आते हैं और उन्हें एक समान भाषा अंग्रेजी उपयोग करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो भैया बिल्कुल उन्हें जो है बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्न के लिखित उत्तर दें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता जो है लिखें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जो है वो जोड़ सकें। तो हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में चुने गए कहानी कविता बच्चों को सामाजिक तथ्यों से जो है वो अवगत कराते हैं, बच्चों को समाज, संस्कृति और आसपास के लोगों से जुड़ने बिल्कुल जोड़ती हैं और बच्चों को सामाजिक चिंतन, व्यवहार, बातचीत के तरीके को भी जो है सिखाती हैं। बच्चों को समाज में नियमों, रीति रिवाजों, धारणाओं से जो है परिचित कराती हैं। तो बिल्कुल बात करें तो भाषा प्रयोग की समझ और कहानी कविता जीवन जगत से जुड़े होने चाहिए ताकि बालकों को उनके अनुभव जो है संसार से जोड़ते हुए तथा उनके में व्यवहार, ज्ञान तथा विकास हो सके और बच्चे के संवेदनात्मक के साथी जो है बन सके। बिल्कुल बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता, कहानी पढ़ने के बाद यह जरूरी होता है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव जो है संसार से जो है वो जोड़ सके। राइट जवाब ऑप्शन नंबर चौथा है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को दो पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए जो है कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से जो है वो ढूंढना है। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? बोलना एवं सुनना, जोड़ में कार्य करना, भाषा का प्रयोग करना या सोच लिख कर संरेख या थिंक एलाइड प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? थिंक एलाइड जो है प्रोटोकॉल।
किसी को सोचकर ध्यान देना, सोचकर लिखा गया संदेश के रूप में वर्णित किया गया है। और इस रणनीति के साथ शिक्षक जो है मौखिक रूप से चयनित विचार का पठन सामग्री को जोर से बोलते हुए पढ़ते हैं और उनके शब्दों में उन चीजों का वर्णन करना शामिल है जो वे अपने समझ के दौरान अर्थ निकालने में जो है उपयोग कर रहे हैं। तो थिंक अलाइड रणनीति का उद्देश्य छात्रों के लिए मॉडल बनाना है, कैसे कुशल पाठक किसी पाठ से अर्थ का निर्माण जो है वो करते हैं। आगे चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में दृश्य एवं श्रव्य संसाधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को विक्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन का प्रसार करना। तो दृश्य एवं श्रव्य साधनों का मतलब होता है कि इनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से जो है किया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि शिक्षा प्रणाली को जो है रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए जो है दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है कि विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, क्योंकि साधन बच्चों के आंख कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को जो है सार्थक बनाते हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।